हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज रिवीजन शुरू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें कवर हो जाएगा जीएसटी, कस्टम एंड एफटीपी। पिछले बार हम क्या किए थे, जीएसटी को अलग बुक बनाए थे एंड कस्टम एफटीपी के लिए अलग सा बुक बनाए थे, बट इस बार हम एक ही बुक में डाल दिए हैं जिससे आपको पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। दो तीन बुक आपके लिए थोड़ा दिक्कत ला सकता है, तो इसलिए हम एक बुक में सब कुछ डाल दिए हैं। ठीक है, एंड ये रहेगा आपका मे 24 एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, एंड इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 का सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, ये जो बुक है ना, ये मोर देन सफिशियंट है। इस बुक को अगर आप कवर कर लेंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है ये बुक में, ऐसे नहीं बन पाता है कि हाँ इतना 220 पेजेस में पूरा इंडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, आपके लिए ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। ठीक है, आपके लिए ही एक्सक्लूसिवली हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको शेयर करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है ना वो एक बार में पास होना चाहिए। जो सेल्फ स्टडी बेस्ड बच्चे हैं या कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी ले चुका है, लेक्चर क्लासेस ले चुका है, बट कुछ समझ नहीं आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट वो क्लास ले जाते हैं बट क्लास खत्म होने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि बुक ही अगर इतना ज़्यादा होगा, बुक का पेजेस अगर 800-900 पेजेस होगा तो वो कैसे ख़त्म करेंगे, या 500 पेजेस अगर होगा तो उनको डाउट हो जाता है कि सर कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा। तो इसलिए ये बुक आप रेफर करिए। ये बुक अगर आप रेफर कर लेते हैं, कुछ और आपको रेफर नहीं करना पड़ेगा, इसमें सब कुछ कवर है। बिलीव मी, ये बुक में सब कुछ कवर है। जैसे पिछले अटेम्प्ट में हमारे जो स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट 70-80 मार्क रख के पास हुए थे। ऐसे नहीं पास होते हैं क्योंकि हम रिवीजन करते हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन आंसर पिछले बार सॉल्व किए थे। इस बार भी हम उससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन जो भी पिछले अटेम्प्ट में था, इस बार हम बहुत क्वेश्चन ऐड किए हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है एंड पता चल जाता है कि कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच रखना चाहिए। तो आप इसको शेयर करिए। बहुत सारा वीडियो हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो और किसी का कॉमेडी वीडियो, बट हम इतना करते हैं, हमारा सीए फैटर्निटी में इतना कोई भी स्टूडेंट के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, कोई नहीं करते हैं, बट हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आप शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जहाँ पे भी है आप शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे भी है शेयर करिए। तो आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको शेयर करिए। हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम ओनली बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट को ये चाहिए वीडियो, बट नहीं मिल पाता है। हम आगे वाला वीडियो में और भी आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज लाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नीडी स्टूडेंट है ना, उनको चाहिए ये वीडियो, बट नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नहीं पहुंच पाता है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको पास होना है, प्लस आपका फ्रेंड लोगों को भी पास होना है। ऐसे नहीं है कि पास का कुछ क्राइटेरिया है कि हाँ इतना परसेंट पास करेंगे। जितना आप अच्छा प्रिपरेशन करेंगे उतना स्टूडेंट पास करेंगे। तो स्टूडेंट का प्रिपरेशन या एग्जामिनेशन को लेकर वो पास परसेंटेज ज़्यादा कम होता रहता है। तो इसलिए आप ये मत सोचने का है कि सर 100 स्टूडेंट पास करेंगे तो हम पास कर लेंगे, जो अलग स्टूडेंट वो पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं है, अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाता है तो आप पास करेंगे, जिसका भी एग्जामिनेशन पास हो अच्छा जाएगा तो वो पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप शेयर करिए। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, फाइनल में बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, या कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुका है बट कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, आजकल आपको तो पता है क्लासेस में कैसे पढ़ाई जाता है। ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में, आप कैसे बैठेंगे। तो इसलिए हम फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, डीटी का ऑलरेडी हम शुरू कर दिए हैं। पिछले क्लास में अगर देखेंगे हम डीटी का शुरू कर दिए हैं। एंड मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको चाहिए ये वीडियो। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे को वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आपको भी ये वीडियो ज़रूरत है, तो इसलिए आप शेयर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए। ठीक है, कमेंट दीजिए। हम कुछ भी नहीं आपसे मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये पहुँचना चाहिए, और कुछ नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पहुँचना। ठीक है, और लाइक करिए, जिसके पास भी जाता है ये वीडियो, आप लाइक करिए इस वीडियो को। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं ये जो इनडायरेक्ट एक्सेस शुरू कर देते हैं। एक मिनट, शुरू कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस से। ठीक है, तो ये मेन बुक रहेगा सीए फाइनल लेवल में। हम क्लासेस में जो बुक रहेगा वो अलग बुक है, बट ये मेन बुक रहेगा, एंड इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे प्रोविजन सब कुछ कवर हो जाता है, एक्सप्लेनेशन, रूल्स रेगुलेशन है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ कवर हो जाता है। प्लस जो जुडिशियल जजमेंट होता है कस्टम में खास करके, वो भी कवर हो जाता है। हम जो भी जुडिशियल जजमेंट अगर देखेंगे 40 से 50 हम डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है कस्टम के लिए, सब कुछ है। ये बुक अगर आप एक बार देखेंगे ना तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये बुक अगर एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एंड ये अमेंडेड है, एंड यहाँ पे हम अमेंडमेंट को भी खबर कर लेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि अमेंडमेंट रह गया है
तो हम अमेंडमेंट को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अमेंडमेंट जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आपको समझाएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट अलग सा क्लास है एंड आपको रिवीजन अलग सा क्लास है, तो आपको थोड़ा डर लग जाता है। बट अगर ये बुक में अगर अमेंडमेंट आपका खत्म हो जाएगा रिवीजन में, तो आपको ही नहीं लगेगा कि सर कुछ अमेंडमेंट आया है, क्योंकि प्रोविजन जैसा हम पढ़ा लेंगे। और क्या, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो प्रोविजन जैसा है हम समझा देंगे एंड कहाँ पे उसका जो भी यूज हम समझा देंगे, तो कवर हो जाएगा अमेंडमेंट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये जो इंट्रोडक्शन बेसिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये नहीं है आपके सिलेबस में, इसको हटा दिए हैं न्यू सिलेबस में, ठीक है। अभी तो सबके लिए न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया है, अभी नहीं है। बट जीएसटी पढ़ने के लिए आपको तो न्यू सिलेबस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। न्यू सिलेबस चाहिए एंड आपको जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चाहिए, बेसिक चैप्टर चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक चैप्टर नहीं पता होगा तो कैसे जीएसटी शुरू करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है एंड सेल्फ स्टडी जो करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बेसिक चैप्टर जरूरत ही जरूरत है। आपका भी अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे शुरू करेंगे जीएसटी। तो इसीलिए जो इंट्रोडक्शन बेसिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है, जीएसटी के बारे में जानने के लिए चाहिए ये वाला चैप्टर। और एक चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक जो कि रहता है आपका कस्टम में, उसको हटा दिया है। ड्यूटी ड्रॉबैक अभी नहीं है, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम में यहाँ पे होता था, ये जो आपका वेयर हाउसिंग के बाद यहाँ पे एक ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर था, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ से आता था, चैप्टर है, तो इसलिए यहाँ से उसको हटा दिया है। क्योंकि आपका जो भी कस्टम एंड एफटीबी अभी 20 मार्क हो गया है, ठीक है। कस्टम एंड एफटीबी 20 मार्क हो गया है, पहले 30 मार्क था, ठीक है। तो 20 मार्क हो गया है, तो इसलिए उनका जो अप्रोच है कि वो हटा दिए हैं ये जो कुछ चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पे अगर देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस में आईडीटी में दो, आपका दो नहीं तीन है, फिर भी हम यहाँ पे दो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक जीएसटी है एंड दूसरा है कस्टम एंड एफटीपी है, ठीक है। कस्टम एंड एफटीपी है। तो यहाँ पे जो जीएसटी है, यहाँ पे आपका 80 मार्क हो गया है, 80 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट है। पहले था 75 मार्क्स था, 70 मार्क्स था, बट अभी 80 मार्क्स कर दिया है एंड यहाँ पे 20 मार्क्स कर दिए हैं। रेशियो जो भी है यहाँ पे रहेगा 80:20। एंड अगर डीटी देखें, डीटी ऑलरेडी हम डीटी क्लास में बोल दिए थे, बट अभी और थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे आपका जो भी रहेगा डीटी रहेगा एंड यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा, आईटी रहेगा। तो डीटी में वही आज ऑलवेज 70 मार्क्स रहेगा एंड यहाँ पे 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। एंड इसमें आपका आ जाएगा अकॉर्डिंगली जो भी एमसीक्यू आ जाएगा या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जैसे आपका इंस्टीट्यूट का जैसे रहेगा, जो भी पैटर्न रहेगा उसी हिसाब से ये जो बुक हम प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर, बेसिक चैप्टर आपके सिलेबस में मेनली नहीं है, फिर भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आप अगर नहीं समझेंगे तो जीएसटी शुरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। अगर बेस ही नहीं रहेगा तो कैसे जीएसटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर हम समझाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है हम समझाएंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आता था पिछले अटेम्प्ट अगर देखेंगे, ये चैप्टर से नहीं आता था, हम पढ़ाते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे। इस अटेम्प्ट में भी हम पढ़ाएंगे, बट उतना नहीं पढ़ाएंगे, हम कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा टैक्सेस था, इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत सारा टैक्सेस था, ठीक है। उसको सब हटा दिया है, जीएसटी ले आया है, ठीक है, हटा दिया है। जैसे एक्साइज कब लगता था, एक्साइज ड्यूटी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट बैठाते हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बिस्कुट बनाएंगे तो बिस्किट के ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था, बट अभी जीएसटी लगेगा। या कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, तो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, जो कि है कस्टम, कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी टू टाइप्स का है, कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी रहता है एंड दूसरा रहता है एक्सपोर्ट ड्यूटी रहता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगता है। एंड इंपोर्ट ड्यूटी कब लगेगा, अगर कोई भी आउटसाइड इंडिया से, इंडिया को कोई भी अगर आप इंपोर्ट करके लाएंगे, मीन्स परचेज करके लाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए से अगर आप कोई भी परचेज करके लाएंगे, कोई भी बैट अगर परचेज करके लाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। एंड इंपोर्ट ड्यूटी कब लगता है, जब हमारा रहता है एयरपोर्ट रहता है, या कोई रेलवे स्टेशन जैसे रहता है, वैसे कस्टम के लिए आपका कस्टम स्टेशन रहता है, ठीक है। वो मेनली रहता है कहाँ पे, जो भी अगर देखेंगे आपका सी जो रहेगा, सी के पास रहता है मेनली, जैसे हमारा जो भी टेरिटोरियल वाटर जहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे रहेगा, जैसे भाईजैक में रहता है,
ठीक है, एंड उड़ीसा में रहता है, वहाँ पे रहता है, तमिलनाडु में रहता है, आंध्र प्रदेश में रहता है, ठीक है, गुजरात में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, तो वो सब सी के पास रहते हैं, तो वहाँ पे कस्टम स्टेशन रहता है, मेनली रहता है वहाँ पे कस्टम स्टेशन, तो वहाँ पे वो इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, अभी भी है, हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, जाकर आगे जाकर कस्टम ड्यूटी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसका सर्विस टैक्स ये हट गया है, सर्विस टैक्स ये मेनली नाम से ही पता चल जाता है, सर्विस टैक्स सर्विसेज के ऊपर लगता है, ठीक है, सर्विसेज के ऊपर लगता है, जैसे आप कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे लगता है, जैसे बॉस जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, हम तो देते हैं आपका इनकम टैक्स देते हैं, हम जो भी इनकम कमाएंगे, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके ऊपर वो चार्ज करेंगे सर्विस टैक्स, पहले चार्ज करते थे बट अभी नहीं है, अभी जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। जो भी सर्विसेज, जैसे कोई भी मेडिकल जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, वहाँ पे लगता था सर्विस टैक्स, या रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लगता था सर्विस टैक्स, ठीक है। उसका सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो जब अगर कोई भी सेल करेंगे, ठीक है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट को अगर कोई भी सेल करेंगे, कोई भी सेल करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। तो आप पूछेंगे कि सर अगर हम एक ही स्टेट के अंदर अगर हम सेल करेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, तो वहाँ पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको बोलते थे। बट अभी कुछ नहीं है, अभी जीएसटी सिंपल है आपके लिए, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आपका एक्साइज के लिए अलग सा एक एक्ट था, उसको पढ़ना पड़ता था, कस्टम के लिए तो था, अभी भी है, पढ़ना पड़ेगा, एंड आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए भी पढ़ना पड़ता था, सर्विस टैक्स के लिए पढ़ना पड़ता था, वैट के लिए पढ़ना पड़ता था। बट अभी कुछ नहीं है, जीएसटी पढ़ो एंड कस्टम पढ़ो, एफटीपी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स, ये सब टैक्स है, छोटा छोटा टैक्स लगता था। बट जुलाई जुलाई 1 2017 में वो इंट्रोड्यूस हो गया है यूनिफाइड इंडायरेक्ट टैक्स रिजाइम में, जो कि पूरा ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इंडायरेक्ट टैक्सेस वो मर्ज हो गया है सिंगल टैक्स में, जिसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये जुलाई 1 में आया है, जुलाई 1 जैसे हमारा सीए डे रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, वैसे जीएसटी डे भी रहता है जुलाई 1 में। तो ये जुलाई 1 में आया था, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आया था, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा, एंड ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आ, कोई भी कॉन्सेप्ट बेस पूछ सकता है जीएसटी कब आया था, तो इसलिए आप इसको याद रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, जुलाई 1, ठीक है, 2017 में आया था, तो इसलिए इसको आप याद रखिए, ठीक है, याद रखिए ये जो जीएसटी कब आया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सोचेंगे कि क्या क्या सब कुछ मिल गया है, मीन्स मर्ज होके जीएसटी आया है। तो ऐसे अगर देखें 17 टाइप्स का टैक्सेस वो सबसिम हो गया है, मीन्स इंक्लूड हो गया है जीएसटी में, ठीक है। उसके बदले में जीएसटी आया है, 17 टाइप्स का टैक्सेस सबसिम हो गया है। बट हम कुछ मेजर टैक्सेस यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या सब कुछ सबसिम हो गया है, जैसे इसको हम पहले याद रखते थे बट अभी तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी जब एक्साइज जो कि स्पेशल इंपॉर्टेंस रहता है उसके ऊपर लगता है, एडिशनल ड्यूटी जब कस्टम है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंट्रल सर्चेज एंड सेस, ये सब कुछ सेंट्रल लेवी करता था, सेंट्रल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेवी करता था। वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लेवी करता था, जैसे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्सेस या सेल्स टैक्स जिसको बोलते हैं, लग्जरी टैक्सेस है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट है, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर एंटरटेनमेंट टैक्स अगर वो लोकल गवर्नमेंट अगर वो इम्पोज करेगा, जैसे कोई भी अगर आप जाते हैं सिनेमा हॉल सिनेमा देखने के लिए, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी जो भी टैक्सेस इम्पोज करता था अभी भी है, वो नहीं हटा है। बट अगर एंटरटेनमेंट टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर लेवी करता था तो वो हट गया है, उसके बदले में जीएसटी आ गया है स्टेट सर्चेज एंड सेस से। तो यहाँ पे हम 12 कवर किए हैं, बट अगर ऐसे अगर देखें जीएसटी में सबसिम हो गया है, 17 टाइप्स का सबसिम हो गया है यहाँ पे टैक्सेस, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए है, नॉलेज के लिए है, बट एग्जाम में नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद जेनेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे आया है, ठीक है, जीएसटी यहाँ पे कैसे आया है, जेनेसिस क्या है, मीन्स उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो ये जो आइडिया ऑफ जीएसटी कौन लेकर आया था, केलकर टास्क फोर्स है, जो कि 16 जुलाई 2004 में केलकर टास्क फोर्स, इतना आप नॉलेज के लिए याद रखिए, केलकर टास्क फोर्स, याद अगर नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है, बहुत सारा डेट था बट हम हटा दिए हैं क्योंकि वो डेट नहीं है कब इसको आपका लोकसभा में राज्यसभा में, ठीक है, कब असेंट मिला था, तो वो कुछ बिल कब पास हुआ था, तब सब कुछ हम हटा दिए हैं। ओनली हम ये जो डेट हम रखें यहाँ पे, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था, ठीक है, प्रेसिडेंट का असेंट यहाँ पे मिला था 8 सितंबर 2016 को। एंड उसी दिन और एक चीज़ भी हुआ था, जो कि था एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 8 सितंबर को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी दिन ही वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 8 सितंबर में, ठीक है। 8 सितंबर में दो चीज़ें हैं जीएसटी के रिलेटेड 2016 में, एक है आपका प्रेसिडेंट का आसन मिला था, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उस दिन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। फाइनली जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1 जुलाई में, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जीएसटी के बारे में है जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीएसटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, जीएसटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
तो हम तो इसको याद रखे थे VCCC, बट आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ओनली हम समझा देते हैं क्या है, हम सब कुछ चीज़ याद करा के छोड़ते हैं। जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, फास्ट ट्रैक क्लासेस लेते हैं या एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पे हम सब कुछ याद करके छोड़ते हैं स्टूडेंट को। एंड क्वेश्चन भी हम बहुत बार कराते हैं, बट रिवीजन क्लास इतना टाइम नहीं है। एंड ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर तो हटा दिए हैं ऑलरेडी। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट पढ़ लीजिए नॉलेज के लिए थोड़ा। आपको जब जीएसटी शुरू करेंगे सप्लाई चैप्टर से, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा कि हाँ हम पढ़े हैं, थोड़ा हमको पता है जीएसटी के बारे में। क्योंकि जब हम क्लासेस में जाते हैं ना, जो स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम, जो टॉपिक हमको थोड़ा आता था, तो उसमें हम थोड़ा कॉन्फिडेंट वहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि हमको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आता रहता है। जिस चैप्टर के बारे में अगर नहीं आता रहता है ना, तो वहाँ पे हम ऐसे ही वेट रहते हैं। बट अगर कुछ थोड़ा बहुत आता रहता है ना, वो चैप्टर के ऊपर हमको अगर कुछ नॉलेज है, तो वहाँ पे हम थोड़ा कॉन्फिडेंट लगते हैं ना, आंसर भी देते हैं, आता या नहीं आता हम आंसर देते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा तो आता है ना, तो हम आंसर दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही रहता है, आपके साथ भी वही होता रहता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स ये एक टैक्स है, जनरली एक टैक्स है, एंड वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट टैक्सेशन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो भी अल्कोहलिक लिक्वर लाते हैं ना, जैसे वाइन है, उसके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगता है उसके ऊपर। जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि जीएसटी फ्यूचर डेट में लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेशन देगा। तो जीएसटी काउंसिल कौन है? जीएसटी काउंसिल है एक अथॉरिटी है, जीएसटी के जो भी डिसीजन है वो सब कुछ रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, डिसीजन सब कुछ वो लेंगे। कौन? जीएसटी काउंसिल है। आगे जाकर हम जीएसटी काउंसिल कौन है, क्या काम करते हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस चैप्टर में। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तो जीएसटी काउंसिल जब आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि जीएसटी काउंसिल कौन है, जीएसटी काउंसिल कौन है? तो आपके मन में डाउट रहेगा ना। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, चैप्टर हट गया तो चैप्टर को पूरा हटा देते हैं। ऐसे नहीं होता है, चैप्टर में जो भी कंटेंट है वो जरूरत है, क्योंकि बेसिक चैप्टर अगर हट जाएगा तो आप कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे? ठीक है, बेसिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्ड होगा, तो इसलिए बेसिक चैप्टर को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एंड जो कि हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेनली टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा। जीएसटी जो है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। बट अगर पहले देखें जो भी टैक्सेस था ना, गुड्स के ऊपर अलग टैक्सेस लगता था, सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्सेस लगता था। बट ये जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक ही टैक्सेस लगेगा, जो जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्सेस। मोदी जी ने क्या बोले थे? मोदी जी ने बोले थे कि वन नेशन वन टैक्सेस, यहाँ पे डबल टैक्सेस नहीं आएगा, वन नेशन वन टैक्सेस जीएसटी है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये मेनली एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ऑब्वियसली ये वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि वैल्यू के ऊपर लगेगा। वैल्यू एडेड टैक्सेस मीन्स ये वैल्यू के ऊपर लगेगा, जो कि फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे एक कोई भी चीज़ का वैल्यू है 100 रुपीज़, तो ये अगर देखेंगे जीएसटी मेनली 12% या 18% लगता है। तो ये अगर 12% अगर इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका वैल्यू बन जाएगा 112। ठीक है, 112 बन जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू के ऊपर लगता है। एंड यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, पहले क्या होता था कि क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलता था। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट, तो यहाँ पे बिस्किट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है मिस्टर एक्स, उसके बाद वो उसको दे देता है होलसेलर के पास वाई को। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगता था। उसके बाद वो जब वाई को सेल कर देता था, वाई अगर फॉर एग्जांपल सेम स्टेट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई महाराष्ट्र में है, तो एक्स महाराष्ट्र में है, वाई महाराष्ट्र में है, तो ये सेम स्टेट में सेल कर देता था, तो वहाँ पे वैट लगता था। ठीक है, वैट लगता था। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर सेल कर देता था किसको? जेड को। रिटेलर है, तो ये भी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे भी वैट लगता था। या यहाँ पे सेल्स टैक्स भी देख सकते हैं, वैट को ही सेल्स टैक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे वैट लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो एक्साइज ड्यूटी जो भी ये पेमेंट करता था, तो एक्स फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे 10 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट करता था, तो ये नहीं मिलता था वाई को। ठीक है, यहाँ पे वाई को नहीं मिलता था, क्योंकि वाई को ओनली वैट मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे दिक्कत होता था, क्योंकि ये पेमेंट करेगा बट उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जीएसटी में क्या है, जीएसटी में अगर यहाँ पे एक्स जो भी जीएसटी पेमेंट करेगा ना, जीएसटी फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज़, तो ये वाई को अवेलेबल हो जाएगा, ये जेड को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत होता था, क्योंकि यहाँ पे ये एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया है, उसको वैट में नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट वहाँ पे नहीं मिलता था। बट इसमें मिल जाएगा, जीएसटी में सब कुछ मिल जाएगा। ये जो भी एक्स यहाँ पे 12 रुपीज़ पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को टैक्सेस, वो मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा वाई को। वाई जो पेमेंट करेगा वो जेड को अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद पी अगर कुछ यहाँ पे पी को अवेलेबल हो जाएगा अगर वो खरीदेगा उससे। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद यहाँ पे जो बर्डन ऑफ टैक्स है ना, वो फाइनली हम बियर करेंगे, जो फाइनल कंज्यूमर है वो बियर करेंगे। यहाँ पे भी जो पुराना सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही है कि जो भी फाइनल बर्डन है वो हमारे जैसे आपके लिए से
कंज्यूमर बियर करेंगे, ठीक है, आपके जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर उसको बियर करेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि बर्डन यहाँ पे जो पी है, पी उसके बाद अगर सी को वो ट्रांसफर करता है, सी एक कंज्यूमर है, कस्टमर है आपके जैसे हमारे जैसे, तो वो टैक्सेस पेमेंट करेगा, ठीक है, वो टैक्सेस पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, मीन्स ये कलेक्ट करेगा उससे टैक्स, ठीक है, ये कलेक्ट करेगा, पी उससे कलेक्ट करेगा टैक्सेस जो भी 10 रुपीज़ है, एंड पी उसको दे देगा, एंड ये इसको दे देगा, एंड ये जो भी गवर्नमेंट को दे देता है। तो इसलिए ओनली हम जो भी सी है कस्टमर, वो गवर्नमेंट को फाइनल बर्डन जो भी बियर करेगा। एंड यहाँ पे वो कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट करेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? तो कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू था 100 रुपीज़, ठीक है, 100% वैल्यू था 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर 10% यहाँ पे अगर देखेंगे एक्साइज ड्यूटी है ना, तो उसका वैल्यू बन जाता है 110 रुपीज़। तो यहाँ पे जो भैट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 10 रुपीज़ है, 10% है जो भैट है, तो ये जो 10% ये 110 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो 110 के ऊपर अगर यहाँ पे 10% अगर कैलकुलेशन होगा ना, तो यहाँ पे 110 के ऊपर 11 रुपीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, 11 रुपीज़ होगा, जो कि 121 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्दर 10% है ना, तो इसके ऊपर ये वैल्यू के ऊपर ऐड होगा। तो ये वैल्यू के ऊपर ऐड अगर होगा यहाँ पे 12.1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 132.1 है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू के ऊपर हमको ये 100 के ऊपर लगना चाहिए था 10, ठीक है, 100 के ऊपर लगना चाहिए था, बट ये वैल्यू के ऊपर टैक्स के ऊपर लगता था। जैसे जीएसटी में क्या होता है, ये 100 के ऊपर 10% लगता है, तो यहाँ पे 110 रुपीज़ होता है। फर्दर जो 10% होगा यही 100 के ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे वही 10 रुपीज़ होगा, 120 रुपीज़। फर्दर जो भी होगा ये 100 के ऊपर होगा, तो यहाँ पे 130 रुपीज़ होगा, बट यहाँ पे 132.1 रुपीज़, तो यहाँ पे 2.1 रुपीज़ ज़्यादा लगता था। किसके लिए लगता था? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मीन टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, क्योंकि ये जो टैक्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाता था 1 रुपीज़, यहाँ पे 2.1 रुपीज़ इंक्लूड हो जाता था, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे 2.1 रुपीज़ का ज़्यादा यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। बट जीएसटी में वैसे नहीं है, जीएसटी में पूरा वैल्यू के ऊपर लगेगा, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट ही करेगा, ठीक है, एलिमिनेट, एंड उसको ही हमको देना पड़ता था, ठीक है, हमको ही देना पड़ता था। बेसिक चैप्टर ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, इवन बहुत सारे टीचर रेगुलर क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते हैं, बट हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ सब कुछ, जीएसटी में क्यों आया है, उसका लॉजिक क्या है, हम हर एक चीज़ में लॉजिक बताते हैं आप लोगों को। इवन रिवीजन क्लास में हम बता रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है उसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा सीएम ऐसे नहीं है क्या स्टूडेंट, अगर देखें वहाँ पे यूपीएससी में है या साइंस रिलेटेड कोई भी अगर देखें इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो सब कुछ शेयर करके वायरल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा टीचर का वो वायरल कर लेते हैं, एंड वो स्टूडेंट बहुत शेयर करते हैं, बट आप लोग शेयर नहीं करते हैं। हमारा सीएम में ऐसे नहीं है क्या? हम मेहनत नहीं करते हैं क्या? सीएम में हर कोई मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, जैसे यूपीएससी बच्चे भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, बट आप लोग शेयर नहीं करते हैं। उनका जो भी मोटिवेशन है वो आप शेयर कर लेंगे, बट हमारे टीचर के रिलेटेड आप शेयर ही नहीं करते हैं। आप शेयर करिए ना, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है, जहाँ पे भी है शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करिए, देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उसके बाद क्यों जीएसटी आया था, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया एंड डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे नीड क्या था, क्यों जीएसटी आया था, एंड ये जो आप यहाँ पे जो भी है VCCC है या 3NSD है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 स्टेट 12 1 एडवर्टाइजमेंट, इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, निमोनिक्स बनाए थे, बट आपको याद नहीं करना है तो क्यों हम बताएंगे, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, याद भी नहीं करा रहे हैं, ओनली आप समझिए क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे वाला जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगा। तो आ जाइए, नीड फॉर जीएसटी क्या है, तो नीड मीन्स यहाँ पे नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स फॉर जस्ट डबल टैक्सेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो पाता था, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ठीक है, या सर्विस टैक्स, यहाँ पे इंटीग्रेट मीन्स सेटअप नहीं हो पाता था, तो इसलिए डबल टैक्सेशन हो जाता था, ठीक है, डबल टैक्सेशन। जैसे अगर देखें कोई भी होटल रेस्टोरेंट अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे सर्विस टैक्स लगता था, प्लस अगर कोई भी आपके बच्चे अगर वहाँ पे रोते हैं या उनको अगर कोई भी आइसक्रीम चाहिए या कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदना पड़ता है अलग से, या आइसक्रीम भी अलग से खरीदना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे दो टैक्स लगता था, एक जो भी खाने खाने के लिए आपका लगता था सर्विस टैक्स, एंड जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है या आइसक्रीम परचेज करने के लिए वैट लगता था, एंड दोनों दोनों एक ही होटल को आप जाते हैं खाना खाने के लिए, तो एक ही सर्विसेज के ऊपर दोनों लगता था, तो वहाँ पे डबल टैक्सेशन हो जाता था। बट अभी नहीं है, अभी जीएसटी लगेगा, आप खाना खाए या कोई भी परचेज करे तो वहाँ पे आपको लगेगा जीएसटी, तो डबल टैक्सेशन अभी नहीं है, एक ही सर्विसेज के ऊपर दो टैक्स लगेगा, तो वहाँ पे तो डबल टैक्सेशन बन जाएगा ना, ठीक है। एंड यहाँ में नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल टैक्सेस इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस। तो यहाँ पे वैट तो लगता था, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्सेस तो लगता था, और भी बहुत सारे लोकल टैक्सेस लगता था, जैसे स्टेट वैट है या लग्जरी टैक्सेस है, एंटरटेनमेंट टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस उसका एडिशन में लगता था, बट अभी नहीं है, अभी जीएसटी 1 टैक्स लगेगा, ठीक है।
उसका नो सेंड वैट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट टू ए डीलर। तो सेंड वैट क्रेडिट किसके लिए मिलता है, जैसे हमारा जीएसटी में आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वैसे सेंड वैट क्रेडिट ये एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता था। बट ये एक्साइज ड्यूटी जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, ओनली एक्स को मिलेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वाई को नहीं मिलेगा, ठीक है, वही बोल रहा है ओनली मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद है दो सेंड वैट एंड स्टेटेबल वैट वेयर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स सेटअप ऑफ वन अगेंस्ट अनदर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सेंड वैट एंड स्टेटेबल वैट ये दोनों एक ही वैट सिस्टम है, ठीक है। सेंड वैट मीन्स एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ये दोनों ही एक ही टैक्सेस है, बट दोनों सेटअप नहीं हो पाता था, ठीक है, दोनों सेटअप नहीं हो पाता था। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है डबल टैक्सेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो डबल टैक्सेशन जैसे हम देख के आए हैं कि रेस्टोरेंट के ऊपर बोथ लगता था, सर्विस टैक्स एंड वैट लगता था, बट अभी नहीं लगेगा जीएसटी में, ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क देखेंगे, मीन्स जीएसटी में क्या क्या पढ़ने के लिए हमको मिलेगा, जीएसटी में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड ये जो भी सब कुछ है ये सब कुछ एक चैप्टर है, ठीक है, एक एक चैप्टर है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे आपका ये आपका आईटीसी चैप्टर में ये कवर हो जाएगा, ये दोनों आईटीसी चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर। उसके बाद ये आपका एग्जाम्पशन, ये सब इंट्रोडक्शन चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है। हम जो भी अलग चैप्टर के रिलेटेड उसको हम हटा दिए हैं, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले आता था क्वेश्चन इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाला था, बट ये चैप्टर तो हट गया है, बट कॉन्सेप्चुअली ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे इंडिया वो अडॉप्ट किया है डुअल जीएसटी मॉडल, बहुत सारा कंट्री जहाँ पे सिंगल मॉडल है, बट इंडिया डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें बहुत साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे एंड लेवी करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत साइमल्टेनियसली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लगाएंगे एंड ये एक्सटेंड जीएसटी एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये जो जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मीन्स जहाँ पे कंजप्शन होगा तो उस स्टेट इसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, लेवी करेगा। जैसे महाराष्ट्र से कोई भी अगर यहाँ पे गुड्स जाता है गुजरात को, तो यहाँ पे गुजरात में वो कंज्यूम होगा फाइनली, मीन्स उसका डेस्टिनेशन गुजरात होगा, तो गुजरात यहाँ पे लगाएगा ये जो जीएसटी लगाएगा। तो इसलिए ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, सिंस द टैक्स accrue टू द टैक्सिंग अथॉरिटी व्हिच हैज द जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो कंजप्शन प्लेस का जो भी जुरिडिक्शन होगा तो वो स्टेट यहाँ पे कलेक्ट करेगा एंड लेवी करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई उसको मानेंगे, टर्म आज उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई एक चैप्टर है, हम देखेंगे आगे जाकर, जो कि 4 या 5 नंबर में आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। उसके बाद है यहाँ पे जो हम पढ़ के आए थे कि ये जो फ्री फ्लो टैक्स क्रेडिट होगा, मीन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट होगा, टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा सबको, ठीक है, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इससे पहले हम थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझा देते हैं कि क्या है यहाँ पे क्या क्या एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जीएसटी में आपको अगर देखें मेजरली 3 एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बट टोटल अगर देखेंगे 5 एक्ट जीएसटी में है, ठीक है। मेजरली आपको यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा 2017, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड आपका एसजीएसटी एक्ट 2017 and IGST Act 2017। यहाँ पे हम IGST के बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे UTGST, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो भी है उनके लिए भी एक्ट है UTGST एक्ट 2017, और एक है आपका IGST एक्ट, और एक है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है। इसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये चारों मेन है। मेजरली आपका हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली एसजीएसटी एक्ट एंड यूटीजीएसटी एक्ट में सेम प्रोविजन है, बट आईजीएसटी एंड सीजीएसटी सेम है, बट आईजीएसटी में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, एक सीजीएसटी एंड दूसरा है आईजीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। सीजीएसटी में पूरा पढ़ेंगे एंड आईजीएसटी का बहुत कम सेक्शन है, क्योंकि सीजीएसटी का जो प्रोविजन है आईजीएसटी में भी वही प्रोविजन है, तो लगभग सेम रहता है, कुछ अलग जो भी है हम पूरा आईजीएसटी एक्ट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चारों एक्ट इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो ये जो सीजीएसटी एक्ट कब लगेगा, तो सीजीएसटी के ऊपर लगेगा, ठीक है, सीजीएसटी के ऊपर लगेगा, सीजीएसटी के ऊपर लगेगा। ये किसके ऊपर लगेगा, एसजीएसटी के ऊपर लगेगा, एंड ये किसके ऊपर लगेगा, ये यूटीजीएसटी के ऊपर लगेगा, एंड ये लगेगा आईजीएसटी के ऊपर लगेगा। बट यहाँ पे सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको सीजीएसटी हम बोलेंगे, ठीक है, सीजीएसटी बोलेंगे। वैसे एसजीएसटी किसको बोलेंगे, वही है स्टेट जीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे पहले स्टेट लगा देंगे तो एसजीएसटी हो जाएगा, तो स्टेट जीएसटी है। वैसे यहाँ पे भी है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड यहाँ पे है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड जीएसटी है। मीन्स यहाँ पे ये जो जीएसटी में कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलेगा तो यहाँ पे हो जाता है आईजीएसटी, जो भी रेट है सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी बन जाएगा, या सीजीएसटी यूटीजीएसटी अगर मिलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आईजीएसटी। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मिलेगा जब, तो वहाँ पे बन जाएगा आईजीएसटी बन जाएगा। ठीक है, एंड आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तो हो गया। उसके बाद ये कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, तो सीजीएसटी कब लगेगा, तो सीजीएसटी लगेगा इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा। ठीक है, इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी या यूटीजीएसटी या ये तीनों, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ये तीनों लगेगा इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा। एंड ये लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर, इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा। एंड सप्लाई किसको बोलेंगे, तो सप्लाई को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट सप्लाई मीन्स यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करेंगे, सेल परचेज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, एक्सचेंज, बार्टर, सब कुछ यहाँ पे सप्लाई में आ जाएगा। कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अगर वो सप्लाई में आ जाएगा। सप्लाई इतना याद रखिए, कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे गुड्स या सर्विसेज का, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरस्टेट के ऊपर लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, एंड इंटरस्टेट के ऊपर लगेगा सीजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। तो सर इंटरेस्टेड कब होगा, इंटरेस्टेड कब होगा, तो मेनली एक पर्सन रहता है जो सप्लाई करता है, जो सेलर है, सेलर को यहाँ पे हम सप्लायर बोलेंगे। ठीक है, सेलर को हम यहाँ पे सप्लायर बोलेंगे। एंड जो बायर है या कस्टमर है उसको हम बोलेंगे रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट उसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट, जिसको सप्लायर रेसिपिएंट बोलेंगे सेलर बायर को या कस्टमर को। तो यहाँ पे ये दोनों अगर एक ही स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र में है या ये महाराष्ट्र में है, तो ये दोनों अगर एक ही स्टेट के अंदर है ना, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट। या ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, जैसे यूनियन टेरिटरी अगर देखेंगे डामन ड्यू, ठीक है, डामन ड्यू डीडी, एंड ये भी डीडी में है, तो दोनों अगर डीडी में है तो वहाँ पे हम उसको मानेंगे इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड। बट यहाँ पे आईजीएसटी कब लगेगा, इंटरेस्टेड कब मानेंगे, अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट अगर अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है एंड ये है गुजरात में है, या ये महाराष्ट्र में है या अगर डामन ड्यू में ये है रेसिपिएंट, तो वहाँ पे हम उसको इंटरेस्टेड मानेंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड मानेंगे। ठीक है, ये आपका मेजरली लगेगा इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड जब होगा तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका लगेगा, ये स्टेट फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एमएचजीएसटी लगेगा। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एमएचजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी मेनली हम जो भी क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको आईजीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सीजीएसटी का रेट 9% रहेगा, एसजीएसटी का भी रेट रहेगा 9%, एंड आईजीएसटी का रहेगा उसका डबल मीन्स 18% डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही है आपका पूरा जीएसटी का फंडा है। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे यही समझाया हुआ है, जो कि हम डायग्रामेटिकली सब कुछ समझा दिए हैं। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, कुछ यूनियन टेरिटरी का हम एसजीएसटी लगेगा कुछ यूनियन टेरिटरी के टाइम, जो कि है दिल्ली पौंडीचेरी। ठीक है, दिल्ली पौंडीचेरी के टाइम आपका उसको स्टेट मानते हैं, क्योंकि उसका ओन असेंबली है एंड इलेक्टेड एमएलएज है। ठीक है, तो यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट मानते हैं। ठीक है, दो यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट मानते हैं, दो यूनियन टेरिटरी है जो कि है दिल्ली एंड पौंडीचेरी है, तो उसको हम स्टेट मानते हैं क्योंकि इसका ओन असेंबली है एंड इलेक्टेड एमएलए है। ठीक है, इलेक्टेड एमएलए है। ठीक है, तो जिसका ओन असेंबली है, इलेक्टेड एमएलए है, तो वहाँ पे उसका हम स्टेट मानते हैं। नॉर्मली ये है, तो दिल्ली पौंडीचेरी का है ओन असेंबली एंड ओन जो भी इलेक्टेड एमएलए है, तो इसलिए यहाँ पे उसको मानते हैं, हम स्टेट मानते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया पूरा सब कुछ। उसके बाद कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, आईटीसी जो भी है, आईटीसी कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आईटीसी क्या रहता है तो थोड़ा हम बता देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं 1 लाख का है, तो 1 लाख अगर यहाँ पे सप्लायर है ये एंड रेसिपिएंट ये है, तो रेसिपिएंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख का सामान ये सेल करता है, तो ये 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, फॉर एग्जांपल 18% लगेगा। तो रेसिपिएंट को कितना देना पड़ेगा, रेसिपिएंट को यहाँ पे देना पड़ेगा, सप्लायर को 1 लाख तो देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ 18,000 ये जो टैक्स, ठीक है 18,000 यहाँ पे टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे 1,18,000 उसको देना पड़ेगा, सप्लायर को देना पड़ेगा। एंड ये जो 18,000 ज़्यादा पेमेंट किया है ना, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको वो फ्यूचर पीरियड में जब टैक्स पेमेंट करना है या कोई भी सेटअप करना है तो वो उसको सेटअप कर सकता है। जैसे हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमको जो कैशबैक मिलता है तो वो हमारा ऑनलाइन वॉलेट में आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो बाद में जब हम कोई भी पेमेंट करना है तो उससे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आईटीसी वैसे ही है, जो भी वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा तो वो उसको अवेलेबल हो जाता है, रेसिपिएंट बायर को अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कंडीशन अलग अलग है उसके लिए, वो तो आईटीसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट नॉर्मली यही है। ठीक है।
तो ये जो आईटीसी कैसे सेटअप होगा, ठीक है, आईटीसी कैसे सेटअप होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपका चारों एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये चारों एक्ट है। तो चारों एक्ट का कैसे हम सेटअप करेंगे, ठीक है, चारों एक्ट का कैसे सेटअप करेंगे, तो आप याद रखिए पहले हमको लेना है आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी का पहले लेना पड़ेगा, आईजीएसटी का नंबर रहेगा पहले, ठीक है, आईजीएसटी का नंबर रहेगा, यहाँ पे रहेगा सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है एंड यूटीजीएसटी वही सेम है, ठीक है, यूटीजीएसटी सेम है। वैसे यहाँ पे भी है आपका सीजीएसटी है एंड यहाँ पे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है, ठीक है। ये क्रेडिट कैसे हम सेटअप करेंगे, जो 18,000 का यहाँ पे जो क्रेडिट था ना, तो 18,000 का क्रेडिट को हम कैसे सेटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 18,000 अगर क्रेडिट किसका है, आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो पहले हम आईजीएसटी का जो भी क्रेडिट है तो हम सेटअप करेंगे आईजीएसटी के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो और एक पेमेंट करता है, फ्यूचर में और एक पेमेंट करता है 27,000 का और एक पेमेंट करता है, जिसमें आईजीएसटी का अमाउंट है 27,000, मीन्स एक स्टेट से दूसरा स्टेट को वो सप्लाई करा है। तो वो जो 27,000 का आईजीएसटी वो इसमें से सेटअप करेगा, ठीक है, इसमें से सेटअप करेगा, वही है, क्वेश्चन है, करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आईजीएसटी पहले, आईजीएसटी उसके लिए खुद के लिए वो सेटअप करेगा, उसके बाद जो भी बैलेंस अगर बचता है तो वो वहाँ पे सीजीएसटी के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है या यूटीजीएसटी या एसजीएसटी के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है, कोई भी प्रोपोर्शनेट कोई भी ऑर्डर में वो सेटअप कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर उसका है बच जाता है 9,000 बच जाता है, तो ये 9,000 वो सीजीएसटी के लिए कुछ भी सेटअप कर सकता है, एसजीएसटी के लिए भी कुछ भी वो सेटअप कर सकता है, कोई भी ऑर्डर में वो सेटअप कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली पहले हमको पूरा आईजीएसटी को सेटअप करना है, उसके बाद हम सीजीएसटी को ले सकते हैं या एसजीएसटी, यूटीजीएसटी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे इसको पहले 2 में ले सकते हैं या 3 में ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 में या 3 में कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं। आप अगर एसजीएसटी को पहले सेटअप करना चाहते हैं तो सीजीएसटी को अगर सेटअप करना चाहते हैं तो पहले सीजीएसटी के लिए सेटअप करेंगे, जो बैलेंस अगर बचेगा तो आईजीएसटी के साथ सेटअप करेंगे, एंड वो कभी भी आपका एसजीएसटी के साथ या यूटीजीएसटी के साथ कभी भी सेटअप नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी इज नॉट पॉसिबल। वो पहले सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज होगा एंड आईजीएसटी के लिए सेटअप होगा, जो भी बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो भी टैक्स पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे आपका जो भी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का जो भी क्रेडिट रहेगा पहले उसके लिए सेटअप होगा, उसके बाद बैलेंस जो भी रहेगा आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा। अगर कुछ बैलेंस रह जाता है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो कभी भी सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखते हैं आईसीएस, ठीक है, आईसीएस मीन्स आई फॉर आईजीएसटी, सी मीन्स सीजीएसटी, एस मीन्स एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, तो आईसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूटिलाइज करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। हम आईटीसी चैप्टर एक है एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर है, तो वहाँ पे हम बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। उसके बाद जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है, तो जीएसटी कॉमन पोर्टल जो भी आप सब कुछ जीएसटी का काम कर रहे हैं जिसमें, तो उसको बोलते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कि www.gst.gov.in है, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट को वो मैनेज करता है कौन, जीएसटीएन उसको मैनेज करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क उसको मैनेज करता है। ये जो जीएसटीएन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क उसको मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है। एंड इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एक वेबसाइट, तो उसको हम एक्सेस करेंगे ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू या इंट्रानेट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। इंटरनेट हम अगर कोई भी नॉर्मल हम टैक्स पेयर तो इंटरनेट के थ्रू, एंड इंटरनेट कौन यूज करते हैं, मेनली कोई भी ऑफिसेस, तो वो बहुत ही इंटरनेट हम यूज करेंगे, जो भी टैक्स पेयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट यूज करेंगे, या इंटरनेट जो भी टैक्स ऑफिसर उसको यूज करेंगे इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद ये एक वन सिंगल कॉमन पोर्टल है फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। तो ये एक सिंगल कॉमन पोर्टल है जो कि जीएसटी रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन लेना है या कोई भी इनवॉइस अपलोड करना है, रिटर्न भरना है, कोई भी रिफंड मिलना है, सब कुछ यहाँ पे ये वेबसाइट के थ्रू हो जाएगा, www.gst.gov.in। हम क्लास में इसको समझाते हैं अच्छे से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीएसटीएन। तो जीएसटीएन जो भी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि ये जो जीएसटी पोर्टल को कौन मैनेज करता है, जीएसटीएन मैनेज करता है। तो ये जीएसटीएन कौन है, तो जीएसटीएन मेनली आईटी कंपनी है जो कि एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेक्शन नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि चैरिटेबल मेनली हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो उसको सेटअप करता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट उसको सेटअप करता है, एंड वहाँ पे वो एक इंटरफेस देता है। मेनली ये आईटीज कंपनी रहते हैं, बड़ा बड़ा आईटीज कंपनीज जो कि यहाँ पे बनाते हैं वेबसाइट, जो बनाते हैं आईटी कंपनीज है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करते हैं टैक्स पेयर एंड आपका गवर्नमेंट के लिए एक कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ये वेबसाइट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वेबसाइट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है, आप देखे होंगे बहुत सारा जीएसपी होंगे। जीएसपी कौन है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बहुत सारा होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं। आप अगर देखें कोई भी ग्रामांचल में है या कोई भी एरिया में, तो वहाँ पे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बहुत सारा होंगे, जैसे बोलते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र है, वो सब कुछ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। क्योंकि जीएसटी जब आया था ना, तो वहाँ पे सब लोगों को नॉलेज नहीं था जीएसटी के रिलेटेड, तो उसीलिए ये सब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी वो एस्टेब्लिश हुए हैं। वो मेनली नॉर्मल लोगों को हेल्प करेंगे, ये
जीएसटी का काम में, ठीक है। जीएसपी मेनली जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। एंड जीएसपी यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे एंड वो यूज करेंगे कौन, टैक्स पेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद द जीएसटीएन। तो जीएसटीएन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ये जीएसपी एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड ये जीएसपी में क्या क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, इनवॉइस रिटर्न फाइल कर सकते हैं एंड ये सिंगल स्टॉप शॉप फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। उसके बाद एएसपी किसको बोलेंगे, तो एएसपी मींस एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक्ट कर रहा है एक लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी। मींस यहाँ पे आपका टैक्स पेयर, यहाँ पे टैक्स पेयर जैसे आप जैसे हमारे जैसे लोग है टैक्स पेयर है एंड यहाँ पे रहता है आपका जीएसपी रहता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, तो उनके बीच में रहता है एएसपी। तो कोई भी अगर डाउट होगा ये दोनों को, तो ये दोनों के अंदर इंटरैक्ट करता है, ठीक है। ये लिंक प्रोवाइड करता है दोनों के अंदर, क्योंकि ये मेनली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वो हेल्प करेंगे। जैसे हमारे कोई भी कंपनी में अगर देखेंगे कस्टमर केयर जैसे रहते हैं, वैसे ये सब रहते हैं। आपका कोई भी अगर क्वेरी होता है तो आप फोन करते हैं कस्टमर केयर के पास, कस्टमर केयर आपको सोल्यूशन बताते हैं, या आपका सोल्यूशन जो भी है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास वो पास करते हैं, जिससे आपको पूरा सोल्यूशन मिल पाएगा। वैसे एएसपी वही है, ठीक है, एएसपी वही है, सिंपल है, आप इसको पढ़िए सब कुछ हो जाएगा। हमारे ये रिवीजन नहीं है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया कवर हो जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपका ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है, तो जीएसटी में बहुत सारा बेनिफिट है जो कि एक विन विन सिचुएशन प्रोवाइड करता है एंटायर कंट्री के लिए। बट कुछ बेनिफिट हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ये तो चैप्टर नहीं है, नहीं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता था पहले। तो यहाँ पे ये क्रिएशन कर रहा है कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट, तो ये एक नेशनल मार्केट क्रिएट करता है जहाँ पे कॉमन मार्केट प्रोवाइड करता है, कॉमन टैक्स रेट रहता है एंड प्रोसीजर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे टैक्सेस अभी नहीं है, एक ही टैक्सेस है, तो यहाँ पे कॉमन टैक्स रेट रहता है, कॉमन प्रोसीजर रहता है, ठीक है। एंड ये बूस्ट करता है, जो मोदी जी का था ना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो उसको वो बूस्ट करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एट कॉम्पिटेटिव प्राइस में, ठीक है, कम प्राइस में प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टैक्सेस नहीं है, तो टैक्सेस कम हो जाता है तो कॉम्पिटेटिव प्राइस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो जाता है, लॉ में, प्रोसीजर में, टैक्स रेट में, सब कुछ एक ही टैक्स है, एक ही नेशन है, एक ही टैक्स रेट है, एक ही टैक्स है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो जाता है, तो ईजी हो जाता है छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, छोटा अच्छा रहता है। उसके बाद है रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉम्प्लायंस कॉस्ट नहीं है, क्योंकि पहले बहुत सारा एक्ट था, जैसे एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट एंड आपका सेल्स टैक्स, वैट एक्ट, तो बहुत सारा एक्ट था, तो उसके लिए कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी कॉम्प्लायंस कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक ही एक्ट है। उसके बाद मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन करके आए हैं, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, तो उसको मिटिगेट कर रहा है। एंड यहाँ पे स्मॉल जो भी ट्रेडर एंड एंटरप्रीनियर के लिए ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जो भी स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रीनियर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेगा, पहले तो एग्जाम्शन बहुत सारा मिल जाएगा स्मॉल एंटरप्रीनियर के लिए, एंड दूसरा यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम का भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, स्मॉल ट्रेडर के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है स्मॉल ट्रेडर के लिए, ठीक है। उसके बाद है आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाइए आगे। आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो यहाँ पे जो भी सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे देख कर आएंगे, सब कुछ 2017, बट ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आपका रहेगा 2016, इतना याद रखिए, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट एक्ट जो भी जीएसटी में होगा, सब कुछ यहाँ से एक्ट जो भी आएगा सब कुछ यहाँ से आएगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ से आएगा। जैसे ये कब हुआ था, हम पढ़ के आए थे 8 सितंबर 2016 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो पहले यहाँ पे देखें कुछ आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली यहाँ पे जीएसटी किसको बोलते हैं, तो जीएसटी मीन्स ये लेवी होता है ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये अल्कोहलिक लिक्वर पर, ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगता है। वैसे सर्विसेज किसको बोलेंगे, अदर देन गुड्स को सर्विसेज बोलेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे गुड्स किसको बोलते हैं। तो गुड्स मीन्स जो भी मूव करता है एक प्लेस से दूसरा प्लेस को जो मूव करता है उसको बोलते हैं गुड्स, बट सर्विसेज क्या है, अदर देन गुड्स को सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स है, गुड्स के बारे में बोल रहा हूँ, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ठीक है, एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड है, ग्रास है, तो ये सब आपका आ जाएगा गुड्स में। सर्विसेज में क्या आएगा, अदर देन गुड्स सर्विसेज आ जाएगा। उसके बाद गुड्स में आपका एक्शनेबल क्लेम, जो भी लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग या पेंडिंग लिटिगेशन, ये सब आ जाएगा आपका एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। अदर देन गुड्स को हम सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। एंड और एक चीज़ है आपका जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मॉनी, ये नहीं आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स इसको सप्लाई नहीं मानेगा, उसके बाद जीएसटी नहीं लगेगा, आप याद रखिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 शेड्यूल ऑफ दी आर्टिकल नंबर 246, तो 7 शेड्यूल रहता है आर्टिकल नंबर 246, जहाँ पे 3 लिस्ट रहता है, लिस्ट नंबर 1, 2, 3, उसमें लिस्ट नंबर 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट नंबर 1 जो भी यूनियन लिस्ट है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन के पास पावर है कि वो लेवी करेगा कुछ मैटर के ऊपर एंड कलेक्ट करेगा टैक्सेस। वैसे स्टेट लिस्ट मीन्स कुछ मैटर है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो लेवी करेगा एंड कलेक्ट करेगा जीएसटी। वैसे कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स नाम से ही पता चलता है जहाँ पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कुछ मैटर के ऊपर यहाँ पे लेवी करेंगे टैक्सेस एंड कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, ठीक है। इट कॉन्टेंस मैटर इन
रेस्पेक्ट ऑफ हुई पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो लॉ बनाएगा उसके रिलेटेड। स्टेट लिस्ट मीन्स यहाँ पे कुछ मैटर है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो लॉ बनाएगा। उसके बाद कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ मैटर है जहाँ पे बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वो पावर है कि लॉ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी पावर है कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि जो भी आप अल्कोहलिक लिक्विड पर ह्यूमन कंजम्पशन वो तो पहले था, बट आपका जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है, तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाएगा पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है जिसको हम कॉमनली नोन एज पेट्रोल बोलते हैं, उसका नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एटीएफ में, जो कि फ्लाइट में यूज होता है एटीएफ, ठीक है। तो यहाँ 5 चीज़ें है, पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, एंड मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, एटीएफ है। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पुराना जो भी एक्ट है एक्साइज ड्यूटी वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद कब लगेगा, तो आपके मन में डाउट होगा सर कब लगेगा, जो फ्यूचर पीरियड में जब बोलेगा जीएसटी काउंसिल तो तभी लगेगा। तो जीएसटी काउंसिल जब फ्यूचर पीरियड में जब रिकमेंडेशन देगा तभी लगेगा, बट अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोबैको के ऊपर क्या लगेगा, जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या लगेगा, तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट ऐसे एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर दोनों ही लगेगा, जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो इसके ऊपर दोनों लगेगा, सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी दोनों लगेगा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, बेसिक चैप्टर तो ऐसे ही चैप्टर रहेगा, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद आर्टिकल नंबर 269 यहाँ पे बोला है कि जो भी आप जीएसटी लगाए ना, ठीक है, जो भी जीएसटी लगेगा तो उसको कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट, उसके बाद उसको अपोर्शन कर देगा, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर वो उसको अपोर्शन कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ पे जीएसटी लगता है तो वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है तो उसको वो अपोर्शन कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट का 50% एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 50% वो अपोर्शन कर देगा, ठीक है, अपोर्शन कर देगा दोनों गवर्नमेंट के बिटवीन। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो भी जीएसटी काउंसिल किसको बोलेंगे, तो जीएसटी काउंसिल हम पढ़ के आए हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो भी होते हैं तो उनके पास पावर है कि वो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जीएसटी काउंसिल कब किए हैं, 15 सितंबर 2016 में ऑलरेडी हो चुका है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल एक कमेटी जैसा है, उसके कौन कौन रहते हैं, तो उसमें 3 पर्सन रहेंगे, पहला है चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और कुछ मेंबर रहेंगे। तो चेयरपर्सन कौन रहेगा, तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे जो कि निर्मला सीतारमण रहेंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस वो मेंबर रहेंगे, और कौन मेंबर रहेंगे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर रहेंगे, एंड कोई भी अगर मिनिस्टर अगर नॉमिनेट करता है ईच स्टेट मेंबर के लिए तो वो भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस रहेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्टर, एंड और एक जो भी मेंबर वो नॉमिनेट करता है स्टेट तो वो रहेंगे एज मेंबर। एंड वाइस चेयरपर्सन कौन बनेंगे, तो जो भी मेंबर है वो एमंग देमसेल्फ वो वाइस चेयरपर्सन उनको चूज करेंगे। तो मेंबर एंड चेयरपर्सन दोनों फिक्स हो गए हैं, एंड वाइस चेयरपर्सन जो है वो मेंबर अपने आप से खुद वो चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्या क्या काम करेंगे, तो जीएसटी काउंसिल मेनली यहाँ पे रिकमेंडेशन मेनली देते हैं, वो कुछ भी यहाँ पे कुछ काम नहीं करेंगे, ओनली वो डिसीजन सुनाएंगे, रिकमेंडेशन देंगे, एडवाइस देंगे, किसके रिलेटेड, एग्जाम्शन के रिलेटेड, टैक्स रेट के रिलेटेड, मीन्स यहाँ पे एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, टैक्स रेट के ऊपर, एग्जाम्शन के ऊपर, थ्रेशोल्ड लिमिट मीन्स रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसके ऊपर वो देंगे यहाँ पे रिकमेंडेशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में, जीएसटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन के रिलेटेड वो सब कुछ देंगे। तो आप बोलेंगे उनका मीटिंग होता है क्या, ऑब्वियसली उनका मीटिंग भी होगा। तो मीटिंग में जो भी टोटल मेंबर है उनका हाफ रहेंगे, क्या रहेंगे, कोरम रहेंगे, ठीक है, जितना मेंबर है उनका हाफ रहेंगे कोरम। एंड डिसीजन कैसे लेंगे, तो डिसीजन के लिए 75% जो भी प्रेजेंट है मीटिंग में वोटिंग दे रहे हैं, एंड प्रेजेंट जो भी है 75%, 3/4 मीन 75% मेजोरिटी जो भी होगा वो वोटिंग उनके साइड में जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पावर क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनली 1/3 रहेगा, एंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट का वो रहेगा 2/3, टोटल स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 रहेगा, ठीक है, टोटल स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट रहते हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं, जिसका यूज आगे हर चैप्टर में आएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट किसको बोलते हैं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट मीन्स कुछ स्पेशल स्टेट है, 11 स्टेट है जिसको हम बोलेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसको हम याद रखे थे NMMT मुआसाज है, ठीक है, मुआसाज है, NMMT मुआसाज है। N मीन्स नागालैंड, M मीन्स मणिपुर, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, U फॉर उत्तराखंड, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर असम, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो इसको अगर आप ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, NMMT मुआसाज है, ठीक है। N फॉर है नागालैंड, ठीक है, N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, ठीक है, M फॉर मिजोरम, J हो गया ना, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर हम भूल गए हैं। उसके बाद M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, उसके बाद है T फॉर त्रिपुरा है, उसके बाद M फॉर मेघालय है, U फॉर उत्तराखंड है, A फॉर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है असम, तो पहले अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं। उसके बाद S फॉर सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद H फॉर हिमाचल प्रदेश है, A फॉर
असम है, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर है, NMMT मुआसाज है, N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, U फॉर उत्तराखंड, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, S फॉर सिक्किम है, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर असम है, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपका पहला जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका डेफिनेशन आ जाता है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चैप्टर के रिलेटेड आएगा डेफिनेशन तो वो चैप्टर में हम ऐसे ही डिस्कशन कर लेंगे। तो एक बार में हम सब कुछ डाल दिए हैं, जो भी सेल्फ स्टडी वाला बच्चे तो उसको वो रेफर कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन हम हर एक चैप्टर में जो भी चैप्टर के रिलेटेड डेफिनेशन है हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जाएंगे सप्लाई चैप्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपल्सरी यहाँ पे कमेंट देना है एंड शेयर करना है। जो भी ग्रुप में है आप शेयर करिए, जैसे पता चलेगा ना दूसरा जो भी स्टडी कर रहे हैं, दूसरा जो भी कोर्सेज का स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमारा ये स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं है। इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे ना तभी हमको मोटिवेशन लगेगा, क्योंकि ये जो हम वीडियो ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, फ्री में इससे प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर देखेंगे बहुत सारे टीचर अभी क्या कर रहे हैं, वो तो अभी उनके काम में लगे पड़े हैं, बट हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए ही। बट आप इसको शेयर अगर नहीं करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी मोटिवेशन नहीं लगेगा कि वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करिए, स्टूडेंट के पास शेयर करिए। जो भी आपका फ्रेंड है, बहुत सारा स्टूडेंट अभी भी हमारा स्टूडेंट वो शेयर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी, हाँ ग्रुप में वो शेयर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास अगर पहुंचेगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर पाएंगे, ठीक है। हमारा मेन ही मोटिव है कि पास करना है, क्योंकि अगर हमको पैसा कमाना था ना तो हम बुक सेल करके हम पैसा कमा पाते, बट हमको यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को पास कराना है। तो इसलिए आप इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, अच्छे से कमेंट दीजिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा। तो हमारा जो मेन मोटिव था कि हम थोड़ा बेसिक को अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, तो आज वो चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे। हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आने वाला है। जो भी पुराना स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट जो भी है वो उनके लिए तो नया है। एंड हम वीडियो अभी बनाएंगे, कंटिन्यूसली बनाएंगे। थोड़ा तबीयत का इशू था, बट अभी हम फील बेटर, तो आपके लिए ही हम बेटर फील कर रहे हैं। तो इसलिए हम आगे वीडियो आते रहेगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।